अब स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। तो पिछले सेशन का मैंने यहाँ पे समरी लिख दिया है, आपको हेल्प करेगा कि कैसे कैसे स्टिमुलस आता है, सोडियम कब अंदर आता है, पोटेशियम कब बाहर जाता है, तो अच्छे से स्टोरी के थ्रू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तुमको स्टोरी की ही याद दिलाएगा हमेशा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ब्रेन एंड साइनेप्स। तो सबसे पहले साइनेप्स के बारे में हमको पढ़ना है। साइनेप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें क्या डिफरेंस है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है कि बीच में जो ये जो गैप है ना, हाँ, ये जो गैप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, साइनेप्टिक फ्लूइड होता है। और साइनेप्स क्या होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को मिला करके क्या कहते हैं हम, साइनेप्स कहते हैं। तीनों को मिला करके साइनेप्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो बीच का जो है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। वहां पे क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, वहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब कि एक न्यूरॉन का नंबर 1 न्यूरॉन ये है, नंबर 2 न्यूरॉन ये है। तो नंबर 1 न्यूरॉन का क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, और नंबर 2 न्यूरॉन का क्या है, ये डेंड्राइट है। तो दोनों के मेम्ब्रेन और बीच में जो गैप है उसको क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। यहाँ पर ना कैल्शियम आता है, कैल्शियम बाइंड कर जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल खुल जाते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल जैसे ही खुलते हैं तो इससे क्या रिलीज होता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स आ जाते हैं कहाँ पे, एकदम बॉर्डर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये ओपन हो जाते हैं। ओपन होते ही हजारों हजार के नंबर में क्या निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर किसके द्वारा लिए जाते हैं, यहाँ जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, ये रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये रिसेप्टर जो है इनको न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह के साइनेप्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल साइनेप्स, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर का यूज होता है। और ज्यादातर केमिकल साइनेप्स ही हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जंक्शन कॉल्ड द साइनेप्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक न्यूरॉन के अंदर। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे सिग्नल जाता है, ये हमको पढ़ना है। ट्रांसमिशन कैसे होता है उस इम्पल्स का, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो दूसरे न्यूरॉन में कैसे पहुंचेगा, ठीक है, impulses कैसे पहुंचेंगे। So a synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। दो देखो, ये गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहां पर गैप है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जहां प्रेजेंट है, क्लेफ्ट अगर प्रेजेंट है बेटा, तो ऐसे इंपल्स को क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे साइनेप्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, अच्छा सॉरी, प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, केमिकल, ठीक है, प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, केमिकल। और अगर एब्सेंट है तो अगर ये, ठीक है, एब्सेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल वाला जो होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है, वहां पर गैप नहीं प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूरॉन है, वो तुरंत के तुरंत, इसका एक्सॉन टर्मिनल है, वो तुरंत के तुरंत दूसरे न्यूरॉन से यूं टच रहता है, बिल्कुल ऐसे टच रहता है, ठीक है, वहां पर गैप नहीं प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल वाला बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर वाली कहानी नहीं है कि धीरे धीरे वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर क्लेफ्ट, फिर रिसेप्टर के पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इसमें क्या होता है, बहुत ही फास्ट सिग्नल, और इतना फास्ट होता है कि जितने फास्ट ये एक एक्सॉन में जा रहा है ना, एक न्यूरॉन में जा रहा है, उतने ही फास्ट वो दूसरे न्यूरॉन में भी जाता है। इतना फास्ट चलता है, बताया था ना 300 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड रहती है इनकी। तो इतना फास्ट ये सिग्नल ट्रैवल करते हैं। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं ना, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। दिमाग देखते हो कितनी जल्दी जल्दी भागता है ना, अभी आप कुछ सोच रहे हो, फिर तुरंत कुछ सोचते हो, फिर तुरंत कुछ सोचते हो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज लिंक हो जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और कहाँ मिलता है ये, रेटिना में हम जैसे ही कोई चीज देखते हैं तुरंत इमेज बनती है, तुरंत कितना फास्ट सिग्नल इसमें जाता है। मतलब हम, आपको पता है ना कि हम कोई चीज देखते हैं तो उल्टा देखते हैं,
पता है Yes, ना, ma'am. फिर उसकी सीधी इमेज बनती है हमारे अंदर। तो बहुत फास्ट वर्क करने के लिए वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। थैलेमस में, थैलेमस अभी पढ़ोगे, थैलेमस में, रेटिना में, इन सब जगह में बेटा आपका इलेक्ट्रिकल जो है साइनेप्स चलता है, और केमिकल साइनेप्स आपका बाकी जगह पे चलेगा। खासकर जो आप पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पढ़े ना, वो सब जगह पे क्या चलेगा आपका, केमिकल साइनेप्स, ठीक है। मूड वाली चीज जो आ रही है वो केमिकल साइनेप्स। और जो जहां पर आपका न्यूरोट्रांसमीटर और साइनेप्स वगैरह नहीं प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकल वाले में, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन टर्मिनल होगा ना, एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, दूसरे न्यूरॉन के बीच में ना यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, गैप जंक्शन। क्या प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये क्या प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन, ठीक है। और गैप जंक्शन बहुत पास होते हैं, मतलब 6 का ऐसे बंडल टाइप का होता है, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो बहुत जल्दी सिग्नल फास्ट ट्रेवल करता है। किसमें गैप जंक्शन, किसमें प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोलो। There are two types of synapses, electrical synapse and chemical synapses. At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are in very close, बहुत क्लोज होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस दीज साइनेप्स, बहुत फास्ट वर्क करता है ये। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्ट अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। देखो जो मैंने लाइन बोली कि एक एक्सॉन में जितनी फास्ट ये ट्रेवल करेगा, जैसा इम्पल्स होगा वैसा ही सेम वो दूसरे न्यूरॉन तक तुरंत के तुरंत पहुंचाएगा। तो सोचो ये कितना फास्ट होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। बेटा यहाँ से बहुत सारी लाइनों से क्वेश्चन बन रहा है, स्टार मार्क कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा आपको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज्यादा फास्टर होता है किससे, केमिकल साइनेप्स से। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, यहां पर दे देगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर एबोडेंट इन आवर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत रेयर जगह पे मिलता है, मोस्टली क्या मिलता है, केमिकल साइनेप्स। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है, एट केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड। बताया ना मैंने कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। डू यू नो how the presynaptic neuron transmit an impulse across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? अभी बता ही दिया मैंने। chemicals called neurotransmitter, chemical synapse में कौन से chemical वर्क करते हैं बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह के, एसिटाकोलाइन हो गया, फिर गाबा हो गया, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, है ना, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दीज साइनेप्सेस। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स, एक्सॉन टर्मिनल में वेसिकल्स होते हैं जिसमें कि जाकर के कैल्शियम बाइंड हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम बाइंड हो जाता है और वो क्या करता है कि उनको खींच के लेके जाता है कहाँ, एकदम एक्सॉन जो टर्मिनल है उसके एकदम साइड पे लेकर के जाता है, पेरीफेरी पे, और फिर क्या रिलीज करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और उनको रिसेप्टर ले लेते हैं दूसरे न्यूरॉन के। ओके, व्हेन एन इम्पल्स arrive at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles toward the membrane where they fuse with the plasma membrane and release the neurotransmitter in the synaptic cleft. synaptic cleft में neurotransmitter release हो जाते हैं। the release neurotransmitter bind to the specific receptor, वहां पे हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो एसिटाकोलाइन रिलीज हुआ है तो एसिटाकोलाइन का रिसेप्टर होगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में कुरियर वाला आता है ना, जैसे तुम्हारे घर में अमेजोन वाले आते हैं, ठीक है। तो अमेजोन वाले जब आते हैं तो भाई तुम्हारा अगर कुरियर है तो तुम लोगे, तुम्हारे फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं तो जिसके नाम का कुरियर होगा उसी के यहाँ मिलेगा ना। तो जो रिसेप्टर जिसके लिए प्रेजेंट होगा, एसिटाकोलाइन के रिसेप्टर सिर्फ एसिटाकोलाइन लेंगे, सेरोटोनिन के रिसेप्टर सिर्फ सेरोटोनिन लेंगे। क्लियर, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो रिसेप्टर होते हैं
न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और साइनेप्टिक वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं प्री साइनेप्टिक। ठीक है, प्री वाले में कौन प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक वेसिकल, और रिसेप्टर कहाँ होता है, पोस्ट साइनेप्टिक में। द बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउइंग द एंट्री ऑफ द, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होता है, ये अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। दिस बाइंडिंग ओपन द आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, allowing the entry of ions which can generate a new potential in the post synaptic neuron। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूरॉन जो है एक्साइटेड ही हो, ये इनहिबिट भी कर सकता है उसको। ठीक है, हमेशा एक्साइटेड नहीं हो सकता, इनहिबिट भी कर सकता है। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो तो आप हमेशा खुश ही हो, आप सैड भी हो सकते हो, आपको बिल्कुल डल भी कर सकता है न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर सकता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर, यहां तक समझ में आया यस अभी तक मैम। हमने जो भी पढ़ा? मैम ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई खास तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, हमने अभी क्या पढ़ा, सिर्फ साइनेप्स के बारे में पढ़ा। और बेटा ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको या तो सिर्फ लेबलिंग आ सकता है, या लेबलिंग के साथ आपको क्या आ सकता है, इसका फंक्शन आ सकता है। ठीक है, कि साइनेप्टिक वेसिकल लिखा है और उसके साथ क्या लिखा हो सकता है कि प्रेजेंट ऑन प्री साइनेप्टिक। ठीक है, मेम्ब्रेन। और यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है, रिसेप्टर में क्या लिखा हो सकता है, प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, तो उल्टा करके दे दिया जा सकता है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ पर। साइनेप्टिक लेफ्ट में यहाँ आपको दिया जा सकता है कि फ्लूइड फील्ड होगा। कैसा है ये, फ्लूइड फील्ड है, तो फ्लूइड कौन सा है बेटा, साइनेप्टिक लेफ्ट है तो साइनेप्टिक फ्लूइड होगा। ओके, इजी है ये। नाउ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मतलब कि अब हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है इस दुनिया में। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये बिल्कुल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करता है, मास्टर ऑफ आवर बॉडी और मास्टर ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली, है ना। इसके बारे में भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लिए लोग पढ़ते रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, दुनिया भर की चीजें पढ़ी जा रही हैं सिर्फ ब्रेन को लेकर के। और पूरा समय तुम कितना ही किताब पढ़ लो, जब तक तुमको अगर दिमाग पढ़ना नहीं आ रहा है, लोगों के बिहेवियर पढ़ना नहीं आ रहा, तो सब बेकार है। तो हमको ना थोड़ा ब्रेन के बारे में एडिशनल देखो, तुम लोग ना कुछ भी पढ़ लो, डॉक्टरी पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जो बिहेवियर है ना वो जरूर पढ़ना लाइफ में, नहीं तो बहुत बहुत धोखे खाओगे लाइफ में, बहुत बार गिरोगे, बहुत लोग जो है तुमको बेवकूफ बना जाएंगे। तो बिहेवियर जरूर पढ़ना चाहिए, या बिहेवियर को ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। कुछ लोग पैदाइशी स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनको इतना स्मार्ट बनाते हैं कि बचपन से ही वो समझते हैं कि लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं। या और कुछ लोग ना इतने भोले होते हैं, माता पिता भोले, बच्चे भी भोले वाले, तो वो ना कभी बाहर गए या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं ना, तो लोग जनरली वो देखते हैं कि मेरा यूज किया जा रहा है। हाँ, मैं तो हमेशा यूज हो जाता हूँ, मैं ऐसा, और उनके साथ ये चीज रिपीटेड चलती है। उनको लगता है कि अगली बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्मार्टर, बट ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन वैसा हो गया है। तो आप लोग ना कुछ भी कर लो बेटा, लेकिन ये सारी चीजें जरूर पढ़ना जीवन में, कभी भी मौका मिले। बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ना चाहिए। The brain is the central information processing organ of our body, central information processing organ है। It controls the voluntary movement, ये voluntary movement को भी करता है कंट्रोल, बैलेंस करता है बॉडी को, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, मतलब सब कुछ ये देखता है, अंदर बाहर सब कुछ देखता है ये। थर्मो रेगुलेशन करता है, हंगर, थर्स्ट का, कर्केडियन रिदम कौन जानता है बेटा, कर्केडियन रिदम बताओ कौन जानता है? क्या होता है, एनीवन? मैम सर्केडियन। हाँ,
सर्केडियन बोलो, कर्केडियन बोलो, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं बेटा यस मैम, इसको। लॉजिकल कॉल, यस मैम, हमारा जो स्लीप का टाइम होता है, जो भी हाँ, उसमें होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक कि आपका जो 9 बजे है ना, 9 बजे या 10 बजे बोलते हैं ना कि आपको मोबाइल बिल्कुल रख देना चाहिए, क्योंकि उस समय मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होने का टाइम है। अगर आप लाइट जला के सोते हैं, देखना कि लाइट जला के सोगे तो नींद नहीं आएगी अच्छी आपको। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। लाइट जला के सोगे या फिर मोबाइल ज्यादा देर देख लिए तो नींद गायब हो जाती है, क्योंकि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि सोना है कि नहीं सोना। जैसे जैसे रात होती है ना, हम ऑटोमेटिक हम नींद की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होता है अंधेरा होते ही, और जैसे जैसे सुबह होता है तो बोलते हैं कि बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि सुबह की रोशनी है ना, सन की जो रेज है वो आपके बेडरूम में आने लगे, ताकि जैसे जैसे सन की रोशनी आएगी क्या होगा, मेलाटोनिन घटने लगेगा, और मेलाटोनिन घटेगा तो नींद अपने आप गायब हो जाएगी। सो एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कुछ को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा ये खोपड़ी। हाँ, ये खोपड़ी हमारा कितना 1.5 kg का होता है बेटा। कितना केजी का होता है? 1.5 kg का। बट वी कांट फील द वेट ऑफ इट। हम इसका वजन नहीं फील कर पाते हैं। क्यों? ड्यू टू सेरिब्रोस। फ्लूइड भरा होता है। हाँ, फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड भरे होने की वजह से क्या है, ये बिल्कुल जेली की तरह। जेली देखियो, अगर वो जेली, मान लो जेली को बिल्कुल जमा के तुम ठोस कर दो तो उसका वजन महसूस होगा। हाँ, लेकिन जो जेली होता है उसका वजन कभी महसूस होता है? एकदम हाथ में रखो लगेगा कुछ है ही नहीं। तो वैसे ही हमारा ब्रेन है, बिल्कुल जेली की तरह है, वजन नहीं फील होता हमको। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट्स, ये सारी चीजें, पागलपंथी, दीवानापंथी, सब कुछ हमारे दिमाग में भरा हुआ है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ह्यूमन ब्रेन किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है बेटा? जो जेली लाइक है वो बिल्कुल पुचक ना जाए, उसके लिए वो किससे कवर्ड है? स्कल से कवर्ड है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। स्कल के नीचे मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मेनिंजेस हैं बेटा? आउटर लेयर है जिसको ड्यूरा बोलते हैं। ड्यूरा मैटर का मतलब समझते हो? ड्यूरा, ड्यूरा बैटरी, ड्यूरा मतलब ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, ड्यूरा मतलब ड्यूरेबल, ठीक है। अ वेरी थिन मिडिल लेयर एराकिनॉइड, एराकिनॉइड मतलब वेब लाइक, वेब लाइक, ठीक है, एकदम जाले की तरह होता है, नेटवर्क। एंड इनर, इनर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? पाया मैटर। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलो ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से, ये डायग्राम बाद में देखेंगे। वेट, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऊपर क्या है बेटा? खोपड़ी है, ऊपर खोपड़ी है। उसके बाद क्या है? हमारा मेनिंजेस है, मेनिंजेस है, इस तरह से मेनिंजेस प्रेजेंट है। मेनिंजेस में देख लो ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड है, फिर क्या है हमारा? पाया मैटर है, ठीक है, पाया मैटर है। तो इतनी सारी कवरिंग के बाद हमारा क्या है? जेली लाइक ब्रेन प्रेजेंट होता है। ब्रेन, ब्रेन की जो एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? न्यूरो एनाटॉमी। ब्रेन के एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? न्यूरो एनाटॉमी। वेट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। अब दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। पहले भी दिख रहा होगा, पहले भी दिख रहा था। चलो ठीक है, तो इसी में पढ़ो, ठीक है। ब्रेन की एनाटॉमी को क्या कहते हैं? न्यूरो एनाटॉमी। हमारा ब्रेन का वजन कितना होता है? 1.2 टू 1.4 1.5 केजी। kg। नीड कांस्टेंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। क्यों इसको कांस्टेंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई क्यों चाहिए? क्योंकि ये स्टोर करके नहीं रखता ऑक्सीजन को, ठीक है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके नहीं रखता है, और ये ना ही न्यूट्रिएंट को ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। बताओ ये क्या क्या चीजें स्टोर करके रखेगा, है ना? तुम्हारी मेमोरी स्टोर करना है, इतना कुछ स्टोर करना है, तो ये क्या क्या स्टोर करेगा? तो इसको कांस्टेंट क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए, ठीक है। और इसके साथ मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर एस्ट्रोसाइट्स, जो इसके ब्लड वेसल होते हैं उसके ऊपर एस्ट्रोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि चेक करते रहते हैं कि कहीं इसके ब्लड में कुछ गलत चीजें तो नहीं आ रही हैं। माइक्रोग्लायल सेल प्रेजेंट होते हैं जो एंगल्फिंग का काम करते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है तो उसको एंगल्फ करते रहते हैं। तो कुछ खास चीजें हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्टेड बाई ब्रेन बॉक्स, 3 पार्ट है। बिगेस्ट पार्ट आपका, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेनसेफेलॉन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेनसेफेलॉन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, जिसको प्रोसेनसेफेलॉन भी कह रहे हैं। सेफेलॉन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेन, ठीक है, ब्रेन।
ये बिगेस्ट पार्ट होता है। बिगेस्ट पार्ट में भी सबसे बड़ा, फोर ब्रेन सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है, जिसमें सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम। 80% ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम। सेरेब्रम जानते हो ना, लेफ्ट राइट हेमिस्फेयर में जो बट जाता है सेरेब्रम, पूरा का पूरा जो दिखता है, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा जैसा, जो अखरोट की तरह दिखता है पूरा, या फिर समझो कि जो पूरा गोभी की तरह दिखता है। मुझे तो अखरोट से ज्यादा ब्रेन हमारा गोभी की तरह दिखता है ना। बताया था तुम लोगों को पहले भी, गोभी देखोगे तो यस गोभी मैम। बिल्कुल वैसा ही लगता है देखने में, ब्रेन की तरह। फिर ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी जिससे आप स्मेल वगैरह करते हो। डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में कौन सा पार्ट आता है बेटा? थैलेमस, थैलेमस वाला, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस पार्ट। फिर मीसेंसेफेलॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बीच का छोटा सा डब्बे जैसा पार्ट, हाँ, डब्बे जैसा जो पार्ट होता है दैट इज मीसेंसेफेलॉन। इस तरह का डब्बे जैसा जो पार्ट होगा वो क्या होता है? मीसेंसेफेलॉन होता है, जिसमें सेरेब्रल, पेडंकल, सेरिब्री, क्वाड्रिजेमिना, ये सब सिंपल सी चीजें प्रेजेंट होती, मतलब इतना सा, जैसे डाइस जैसा है ना पार्ट, वो होता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मीसेंसेफेलॉन। लेकिन आजकल देखो मिड ब्रेन को लेकर के कितना सुनते हो ना, कि मिड ब्रेन अपना एक्टिवेट कर लो, मिड ब्रेन एक्टिवेट कर लोगे तो आप मतलब दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। मिड ब्रेन सेंटर होता है ना, मिड ब्रेन एक्टिवेशन सेंटर, मिड ब्रेन एक्टिवेशन थेरेपी वगैरह चलती है। फिर है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन में आपका सेरेबेलम आ गया, छोटा दिमाग, है ना, छोटा दिमाग पीछे जो होता है, और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं आपका हाइंड ब्रेन में। तो आपको यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम है, और सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में। फिर सेरेबेलम, बेलम से याद रखना है छोटा है, बेल, बेल, बेल कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है, बेल। तो बेल वाला पार्ट क्या है? छोटा है। और ब्रम, ब्रम मतलब ड्रम, ठीक है, ब्रम ऐसे याद रखो, ब्रम और ड्रम, ड्रम बड़ा होता है और बेल छोटी होती है। तो बेल वाला पार्ट क्या है? छोटा ब्रेन है, और ब्रम वाला क्या है? बड़ा ब्रेन है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है। तो अब हम आगे जाते हैं। हम्म तो डायग्राम से बेटा क्वेश्चन आएगा आपका, ये सेरिब्रल वाला पार्ट है, ये पूरा सेरिब्रल वाला पार्ट है, हाँ। सेरिब्रल वाले पार्ट में जो कि जेली लाइक होता है पूरा, तो सेरिब्रल वाले पार्ट में आपको कुछ ऐसे गैप जैसे देखने को मिलते हैं। किसी को पता है? ये हमारा जो हाथ है दोनों, हमारा जो हाथ है दोनों, अगर तुम इस तरह से कर लो तो पूरा कैसा ब्रेन की तरफ एक्ट करता है। ये जो बड़ा गैप है, बड़ा बड़ा जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा बड़ा जो तुमको गड्ढा दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा जो गड्ढा दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बड़ा बड़ा जो गड्ढा दिख रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? फिशर। हमने लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर पढ़ा था ना, ठीक है। तो वैसे ही फिशर है जो कि ब्रेन को दो पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है। इस तरह से ब्रेन को डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड करता है? फिशर डिवाइड करता है, ठीक है। ब्रेन को चार पार्ट पार्ट में कौन डिवाइड करता है? फिशर डिवाइड करता है, ओके। और जो छोटे छोटे इस तरह के हैं, ये क्या है? छोटे छोटे जो गैप है, जैसे उंगली अगर इस तरह से करो तो छोटे छोटा जो ये गैप दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? डायरी, ओके, क्लियर। फिर ये दो हाथ, दो हाथ के बीच में देखो, अगर ऐसे थंब को रखो तो ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम। इसी तरह से बेटा पूरा हमारा ब्रेन होता है, कॉर्पस कैलोसम ऐसे प्रेजेंट है, और हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और हमारा राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो पूरा हाथ आपका जो है वो आपके ब्रेन को डिनोट करता है, वो पूरा आपके ब्रेन को डिनोट करता है। ये वाला फ्रंटल पार्ट हो गया, ये पैराइटल पार्ट हो गया, ठीक है, इधर टेम्पोरल पार्ट हो गया, और ये पीछे ऑक्सीपिटल। ये आइज की तरह जो दिखता है, ऐसे जब करते हो तो पीछे इधर जो आपकी तरफ है वो आइज की तरह दिखता है, दिखता है, ऐसे करो तो आइज की तरह दिख रहा है ना ये पार्ट। तो ये ऑक्सीपिटल आइज से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जब भी सिर में दर्द होता है ना, सिर में दर्द होता है, तो जो एक्यूपंचर वाले होते हैं वो क्या करवाते हैं? हाथ में एक्यूपंचर करवाते हैं, हाथ में एक्यूपंचर कराते हैं। अगर इस तरफ सिर दर्द कर रहा है, राइट साइड दर्द हो रहा है, तो हमको लेफ्ट लेफ्ट हाथ को दबाना है, लेफ्ट आर्म को पूरा जोर से बांध दिया जाता है। और जब लेफ्ट वाला दर्द हो रहा है तो राइट वाले को बांध दिया जाता है। तो एक्यूपंचर किया जाता है पूरा, मतलब अपोजिट। या फिर जैसे हम उठक बैठक करते हैं, उठक बैठक करते हैं तो कैसे कान पकड़ते हैं? सीधा नहीं, उल्टा, ठीक है, ऐसे कान पकड़ते हैं, ताकि जो लेफ्ट वाला ईयर है, जो लेफ्ट वाला ईयर है हमारे राइट हैंड से दबे। क्योंकि जब वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो एक्चुअली ब्रेन सही स्टिमुलस पकड़ेगा, समझ गए?
तो ये इस तरह से वर्क करता है। लेफ्ट पार्ट हमारा राइट वाले पार्ट को देखता है और राइट वाला हमारा लेफ्ट वाले पार्ट को देखता है। मतलब अगर लेफ्ट वाले पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है ना बेटा आपके बॉडी में, मतलब कि आपका राइट ब्रेन में दिक्कत है, राइट ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए लेफ्ट वाले पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्लो हो गया। क्लियर ये बातें? फिर ये जो बीच में दिख रहा है बेटा, उसके जस्ट नीचे, ठीक है, जो जेली लाइक आपका ब्रेन प्रेजेंट है, उसके जस्ट नीचे जो प्रेजेंट है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम है। इसके बाद क्या प्रेजेंट है देख रहे हो? ये देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम डायनसेफेलॉन में बोलते हैं। डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है ये आपका। थैलेमस सेरेब्रम से लेकर के थैलेमस हाइपोथैलेमस तक किस में आता है? फोर ब्रेन में आता है। और यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, देखो ये क्या है? ये जो घंटी जैसा इस टाइप का दिख रहा है, ये क्या है बेटा? बताओ बताओ, किसको पता है ये कौन सा पार्ट है? हाँ, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी के जस्ट यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? ये तो पिट्यूटरी है। हाइपो। नो, पिट्यूटरी के ऊपर बेटा हाइपोथैलेमस। यहाँ पिट्यूटरी है, ठीक है, यहाँ हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस यहाँ से ऑर्डर देगा। यहाँ पर छोटा सा पी साइज क्या प्रेजेंट होता है? पीनियल, पीनियल ग्लैंड, द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो ये पीनियल ग्लैंड ही एक्टिवेट होता है एक्चुअली, और हमको मतलब तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं और फील होता है। ओके, तो जब आप मेडिटेशन करोगे और जब आपका पीनियल ग्लैंड ग्लैंड एक्टिवेट होता है ना, तो आपको मतलब ऐसे आंख बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा, ठीक है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको इसके अंदर लगेगा जैसे एक पर्दा लग गया है दिमाग में, अंदर में एक पर्दा लगा है और आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। आपने उसके बताया तो थर्ड आई है। हाँ, उसके बाद जो है ना ये आपका, ये देखो मिड ब्रेन वाला पार्ट जो है इधर देखो दिख रहा है ना, इधर बोल रहा है कि ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है, और मिड ब्रेन में ही क्या आता है आपका? पीनियल ग्लैंड वाला पार्ट आ जाता है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेट होना। फिर आपका ये ब्रेन स्टेम प्रेजेंट है। ब्रेन स्टेम में क्या प्रेजेंट हो जाएगा बेटा? ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपका पॉन्स, पॉन्स आ जाएगा, मेड्यूला आ जाएगा, ठीक है, पॉन्स मेड्यूला आ जाएगा। ब्रेन स्टेम में याद रखना कि सेरेबेलम नहीं आएगा, क्योंकि सेरेबेलम कहाँ है? साइड में प्रेजेंट है, ब्रेन स्टेम में नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन, फिर पॉन्स एंड मेड्यूला। ओके, स्टेम मतलब आपका जो ब्रेन है वो गोभी की तरह प्रेजेंट है, जैसे गोभी की डंडी होती है ना, ऐसे करके गोभी प्रेजेंट होता है। तो जो डंडी वाला पार्ट है ऐसे करके होता है, देखे हो ऐसे होता है। कभी काटे हो गोभी तो इस तरह से यहाँ यहाँ पे गोभी लगी होती है ना, ऐसे प्रेजेंट होता है। बहुत सारे गोभी, गोभी के सेक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहां से लेकर के पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है बेटा, ये क्या है? आपका ब्रेन स्टेम है, ठीक है, वो भी उसका स्टेम वाला पार्ट हो गया जैसे। तो ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम में आपका क्या आ जाता है? ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ जाएगा? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में आ जाएगा मिड ब्रेन और पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला। और यही ब्रेन स्टेम, सॉरी, यही ब्रेन स्टेम फिर क्या करता है? जाके जुड़ जाता है किससे? ये एक्सटेंड हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है। ओके, और हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है? पॉन्स है, सेरेब्रम है, मेड्यूला है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में जानते हैं। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मेजर पार्ट ये कौन बनाता है? सेरेब्रम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम, ठीक है, एक क्लेफ्ट डिवाइड करता है सेरेब्रम को दो हाफ में। क्लेफ्ट बोलो या फिसर बोलो, ठीक है, डिवाइड करता है दो हाफ में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, या फिर आप बोलते हो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ये जो हेमिस्फेयर है नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से जुड़े हुए होते हैं। बताया था मैंने कि जो ब्रेन होता है बेटा, ब्रेन होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सबके सारे न्यूरॉन के सेल बॉडी, सारे न्यूरॉन के सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पर। ये पूरा ये क्या होता है? ग्रे मैटर होता है,
ग्रे मैटर होता है, डार्क कलर का होता है। और इधर पे सारे के सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इधर पे सारे के सारे ग्रुप ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन। और ग्रुप ऑफ एक्सॉन ब्रेन में क्या कहलाता है, ट्रैक्ट। क्या कहलाता है, ट्रैक्ट कहलाता है ना। तो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम बोल रहे हैं, ऐसे कॉर्पस कैलोसम, ये जोड़ के रखा है दोनों को ऐसे। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एक लेयर ऑफ सेल कवर करके रखी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि लेयर जो है जो कवर करती है उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर। यहाँ पर ग्रे मैटर होता है, मतलब कि सारे के सारे सेल बॉडी होते हैं न्यूरॉन्स के। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर गिविंग दिस कलर। तो बेटा यहाँ से आपका एसर्शन रीजन बन रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ग्रे कलर होता है। रीजन क्या है, न्यूरॉन के सेल बॉडी वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन that are neither clearly sensory nor motor in the function. This region is called the association area and are responsible for the complex function like intersensory association, memory and communication. जो cerebral cortex होता है वहां पर कुछ ऐसे रीजन होते हैं, ठीक है, जो बड़ा रीजन होता है वहां पर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी मेमोरी के लिए, आपके सेंसरी टच के लिए। ठीक है, वहां पर सेंसरी नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं, और वो आपके लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उनको हम क्या कह रहे हैं, एसोसिएटेड एरियाज कह रहे हैं। बेटा एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, फोर ब्रेन, ये सब जितना ब्रेन का जितना भी है ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विथ माइलिन सीथ। यहाँ पर जो ट्रैक्ट है, अब सबको समझ में आ गया ना कि ट्रैक्ट क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, मैं ऑलरेडी सबको बता चुकी हूँ। तो ये जो ट्रैक्ट है ये किससे कवर्ड होगा बेटा, माइलिन सीथ से। और यहाँ जो माइलिन सीथ प्रेजेंट होगी ट्रैक्ट के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी, क्या बोलेंगे, हाँ माइलिन सीथ को क्या बोलेंगे, ओलिगोसाइट। ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, है ना। कहाँ थे, हाँ, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। दे गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है बेटा, व्हाइट मैटर, क्योंकि ये लाइट कलर का होता है, व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर समझ गए क्या होता है। फिर हेंस इट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। जो सेरेब्रम है ना वो थैलेमस, ये पूरा सेरेब्रम है ना, यहाँ पर थैलेमस पार्ट है, इसके चारों ओर रैप है। ठीक है, सेरेब्रम पूरा ऐसे करके क्या किया है, रैप कर लिया। जैसे मान लो तुम्हारे सिर को टोपी रैप कर ले, तुम्हारे सिर के ऊपर तुमने टोपी रख लिया, तो तुम्हारा सिर क्या हो गया, थैलेमस पार्ट हो गया। ठीक है, तो थैलेमस पार्ट है, उसके ऊपर सेरेब्रम रैप किया हुआ है। विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सबसे ज्यादा। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस का ही मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, बिलो, और थैलेमस तो थैलेमस है। तो जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट हो, थैलेमस ऊपर फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस का बहुत सारा रोल है, नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। हाइपोथैलेमस का क्या क्या रोल है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तुम्हारी भूख को, प्यास को। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि जैसे ही प्यास जो है, पानी वानी कम हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थर्स्ट को बढ़ा देता है। तो अर्ग ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड द फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि भाई अब मेरा हो गया, है ना। खाना खा लेते हो, पानी पी लेते हो, तो बोलते हो ना अब मेरा पेट भर गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पिए जा रहे हो, प्यास ही नहीं बुझ रही, खाए जा रहे हो, खाए ही जा रहे हो, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है यार कहाँ से इतना मैं खाने लगा, होता है ना कभी कभी। तो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है ना, वो कौन दिलाता है आपको, हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस बिगड़ गया ना, तो खाते जाओगे और तुमको किसी किसी को देखे, किसी को अंदाज नहीं होता अपना
कोई कहेगा ना मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना खाने वाला हूँ, या फिर ज्यादा ले लेंगे या कभी कम ले लेंगे, मतलब उनको ना ये पता नहीं होता है कि क्या खाएंगे कितना खाएंगे, और वो ना जनरली खाना बहुत वेस्ट करते हैं, उनको आइडिया ही नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि मेजरमेंट खराब है, मतलब ना उनको पता नहीं कि उनका कितने में भरेगा पेट, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस शायद उनका सही से काम नहीं चल कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस जिसका सही से काम नहीं कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, थंब के नीचे दबाना चाहिए, ठीक है। अर्ग ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल डिजायर, ये सारी चीजें। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच सीक्रेट हार्मोन। इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं और ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो हम पढ़ चुके हैं इसमें भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी, और आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं हार्मोन वाला यहाँ नहीं पढ़ा रही। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिगडाला हिपोकैम्पस। मैं अभी सबका स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। एमिगडाला हिपोकैम्पस, एमिगडाला, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले जो वर्क होता है वो एमिगडाला पे होता है। जो एमिगडाला आपका बड़ा है ना, दोनों हेमिस्फीयर के पास, जो दोनों हेमिस्फीयर है ना ब्रेन के, इस तरह से हेमिस्फीयर है ब्रेन के, तो दोनों हेमिस्फीयर के पास ना छोटे छोटे एमिगडाला प्रेजेंट होते हैं, और ये एमिगडाला ना क्या करते हैं, आपको डराने का काम करते हैं बचपन से। तो हमारा एमिगडाला बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, एमिगडाला बिल्कुल छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि फियर खत्म हो जाता है, लगता है किस चीज से डरना है। पहले जब हम छोटे होते तो हमारा एमिगडाला बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हमको देखो रोड क्रॉस करने में डर लगता है, हमको स्ट्रेंजर के गोदी में जाने से डर लगता है, हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, हर चीज से डर लगता है ना। कोई भी चीज है तो उससे बहुत ज्यादा, मतलब शुरू में कोई चाकू दे दे कि भाई लो चाकू और सब्जी काटो, बहुत डर लगता है। लो तवे पर रोटी है उसको सेक लो, डर लगता है ना। लेकिन फिर करते करते वो चीजें गायब हो जाती है। बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है, डर लगता है। तो एमिगडाला फिर धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन उनको जरूर करना चाहिए जो बहुत डरते हैं, तो क्या एमिगडाला छोटा होने लगता है। हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस इज नोन एज द मेडिटेशन मेमोरी सेंटर, ठीक है, मेमोरी, और वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होता है बेटा, लॉन्ग टर्म। तो जैसे मान लो कोई चीज तुमने याद की, अभी मैंने पढ़ाया, उसके बाद तुम रिवाइज नहीं करोगे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके डिलीट हो जाएगी। लेकिन जब तुम उसको रिवाइज करते हो तो तुम्हारे हिपोकैम्पस में स्टोर होता है, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अच्छा ये चीजें ये बार बार पढ़ रहा है, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई गाना तुम बार बार सुनते हो तो दिमाग को लगता है कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं चाहते हुए भी वो गाना अपने आप तुमको याद हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने आप जाता है, ठीक है। और नहीं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट कर दिया जाता है ब्रेन के द्वारा। तो हिपो कैंपस ये क्या करता है, ये बिल्कुल हिपो कैंपस की तरह लगता है, अरे ऐसा है ना, इस टाइप का। मैं डक क्यों बना रही हूँ, गंदा बंदा है। हिपो कैंपस देखा है ना वो वाले चैप्टर में तुम लोगों ने, एनिमल किंगडम किंगडम में, ठीक है। तो वैसा लगता है देखने में, इसलिए इसका नाम रखा है हिपो कैंपस। और सबसे ज्यादा बड़ा हिपो कैंपस किसका होता है पता है, बिगेस्ट, बिगेस्ट होता है एलिफेंट का। एलिफेंट का हिपोकैम्पस बहुत बड़ा होता है। उनको ना बहुत पुरानी चीजें याद रहती हैं। जैसे मान लो कि अगर ना तुमने किसी बहुत छोटे छोटे हाथी को कभी मदद किया हो, या उसको ना टच किया हो, तो बहुत, उनके तो एज भी, उन्हें एज भी ज्यादा होता है, तो तुम बहुत समय बाद भी उस हाथी से मिलोगे ना तो तुमको पहचान लेगा। हम भी पहचानते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड का टच, है ना, कोई फ्रेंड का टच, माँ का टच हमको याद रहता है। या फिर कोई फ्रेंड है जिससे तुम रेगुलर मिलते हो, उसका टच तुमको पता है, वो आके आंख पीछे से बंद कर ले तो तुम, है ना, तुम पहचान लेते हो कौन सा फ्रेंड है ये, या आवाज से पहचान लेते हो। तो ये क्या है, मेमोरी है, सेंस करना टच से या फिर हर तरह से। तो ये हमारी कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, हिपोकैम्पस में चली जाती है। सो फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम। तो एमिगडाला, समझ गए। इसमें क्या कह रहा है कि जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। बेटा इससे क्वेश्चन बन रहा है कि लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपको दे देगा आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। अर्ग ऑफ सेक्सुअल डिजायर, फिर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेक, ठीक है, फियर, मोटिवेशन। तो ये सारी चीजों को भी ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा एमिगडाला,
एमिगडाला पे वो वर्क करता है और एमिगडाला से हमारा क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, मोटिवेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। क्लियर? फिर है बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो किसके बीच में है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, मिड ब्रेन। A canal called cerebral adequant passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of swelling corpora quadrigemina। देखो इस तरह का सिंपल आपका जो है मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन है, और इसमें ना 4 होल टाइप का, इस टाइप का है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा फंक्शन दिया नहीं है, तो पढ़ना नहीं है ज्यादा, और मिड ब्रेन का बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में आपका पॉन्स आता है, सेरेब्रल आता है, सेरेबेलम और मेड्यूला। पॉन्स और मेड्यूला का किसमें जिक्र पढ़ा था हमने बेटा, बताओ किसमें पढ़ा था, ब्रीदिंग वाले में या एक्सक्रेटरी वाले में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसमें पढ़ा था, पॉन्स एंड मेड्यूला का किसमें पढ़ा था, रेस्पिरेटरी पढ़ा था, रेस्पिरेटरी वाले में पढ़ा था ना, एमनियोस्टिक सेंटर पढ़ा था ना, न्यूमोटॉक्सिक, एमनियोस्टिक सब पढ़ा था हमने। ठीक है, तो पॉन्स एंड मेड्यूला। फिर सेरेबलम आपका छोटा ब्रेन है। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड सेरेबलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिक्वेट एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन। अच्छा, मेड्यूला, मेड्यूला और पॉन्स जो हैं रेस्पिरेशन तो कंट्रोल करते हैं, है ना, ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, और क्या कंट्रोल करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, है ना, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रिक, ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, क्या वॉमिटिंग वगैरह कंट्रोल करते हैं, वॉमिटिंग हो सकता है। हाँ, ठीक है। फिर है जो सेरेबलम है ना, सेरेबलम आपका पोस्चर, पोस्चर देखता है, इसमें बैलेंस, बैलेंस देखता है। तो जब कोई शराब पी लेता है ना ज्यादा, तो उसका सेरेबलम काम नहीं करता, वो जो अल्कोहल होता है वो जाके कहाँ एक्ट करता है, सेरेबलम। तो जो शराबी होता है उसका सेरेबलम ठीक से काम नहीं करता, तो इसीलिए वो ऐसे 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 करके चलते हैं ना, क्यों चलते हैं, सेरेबलम खराब हो गया उनका। ठीक है, वहां जाके अल्कोहल, अल्कोहल के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेरेबलम में। ठीक है, तो हर चीज के रिसेप्टर, हर केमिकल का रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, तो वही वाला पार्ट जाके ट्रिगर होता है जहाँ पे उसका रिसेप्टर है। तो जो समझ गए, जो शराब है उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, सेरेबलम में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वैसे चलने लगते हैं लोग। हाँ बोलो। मैम जैसे हमने शराब पी तो वो ब्लड में है, तो ब्लड खराब है, तो वो ब्रेन में चला जाता है खराब हाँ blood हाँ, में। वो चीज जाएगी, क्योंकि अल्कोहल खराब नहीं है हमारी बॉडी के लिए। अल्कोहल एक तरह का मतलब ड्रग है, और वो वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा। क्यों रिसेप्टर प्रेजेंट है, देखो बहुत समय से ये सारी चीजें लोग पीते आ रहे हैं, तो इसीलिए पहले से वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। कोई भी जैसे जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में ली जाए तो खराब है। अल्कोहल दवाइयों में भी तो मिक्स होती है ना, तो जो अल्कोहल दवाई में मिक्स होती है वो भी तो हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्लड में जाती है, ब्रेन तक जाती है, और हमको सुला देती है, लेकिन ज्यादा ले लेते हैं तो हमारी गलती है। सो सेरेबलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड। उस समय भी जब आप दवाई भी पीते हो तो बिल्कुल कैसा लगता है आपको, एकदम नींद नींद सा लगता है, चलने की हिम्मत नहीं हो रही है ना। कौन, फिर कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशन दैट इज वॉमिटिंग। ठीक है, जो वॉमिटिंग हो रही है सडन। द 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मैंने लिखा भी था वहां पे, ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्या वो स्पाइनल कॉर्ड खाली है, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में पूरा भरा हुआ है क्या, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर खाली रहती तो ये पिचक जाती, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पूरा भरा हुआ है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, वहां उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो जो थैलेमस पार्ट होता है ना, वहां से ऐसे करके दोनों तरफ से वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ब्रेन में वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, जो अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है। तो वेंट्रिकल से ना, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल से इस तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है बन करके निकलता है, और फिर ये कहाँ जाता है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में यू मूव करता है। ओके,
So total of 400 to 500 ml of CSF produce every day. Every day इतना CSF produce होता है, produced by epidermal cells and contains water, iron, oxygen, few WBC. Formed in lateral first and second ventricle. First and second ventricle present होते हैं. Move to subarachnoid area. ये ऐसे नहीं कि आपके पूरे ब्रेन है ना, खोलोगे तो तुमको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा. ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के नीचे जो आपको जो स्कल वाला पार्ट है, फिर जो सब एराकिनॉइड रीजन है, एराकिनॉइड जो वेब लाइक रीजन है, उसके नीचे जो रीजन है सब एराकिनॉइड रीजन, वहां पर ये धीरे धीरे आता है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल से, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. तो इतना अभी आपको पढ़ना नहीं है. ये धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगता है, ठीक है, डिक्रीज विथ एज. फिर मैंने बताया कि ब्रेन के कितने लोब होते हैं. ब्रेन के कितने लोब होते हैं? बाहर ये सामने वाला फ्रंटल लोब, ये टैप टैप जिस पे करते हैं वो पैराइटल लोब है ना. ये मैंने आप लोगों को क्लास में एक ट्रिक भी दी थी. जो फ्रंट में है तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब कौन सा? जिसपे कि पेरेंट जो है आशीर्वाद देते हैं, पैराइटल लोब. फिर टेम्पोरल, टेम्पल की घंटी जहां से सुनाई देती है, टेम्पोरल. और ऑक्सीपिटल, आईज, आईज का ओ, ठीक है, पीछे यहाँ पे इमेज बनता है ऑक्सीपिटल, ठीक है. तो फ्रंटल लोब किस किस चीज के लिए है बेटा? अगर आप फ्रंटल लोब अपना एक्टिवेट करते हैं, ध्यान देते हैं कि फ्रंटल लोब मेरा अच्छा हो रहा है डेली, अच्छा अच्छा बोलने से, ठीक है, इसको एनएलपी बोलते हैं कि अच्छा बोलना है कि मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो रहा है, मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका स्पीच अच्छा होगा, मूवमेंट, रीजनिंग अच्छी होगी, पर्सनालिटी अच्छी होगी. आप जो काम सोचोगे वो आप करना शुरू कर दोगे, टालोगे नहीं. एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन अच्छा होगा, विल पावर अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब अच्छा होगा. यहाँ पे ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है, जो पता है पहले आता था बेटा, ये सब अब नहीं आता. ब्रोकास एरिया, फिर वर्निकास एरिया, ये पहले आता था. पहले नीट में ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं. अब तुम लोगों का नीट बहुत इजी हो गया है, समझे. फिर है पैराइटल लोब. बस ये है कि कंपटीशन बढ़ गया है, इजी हो गया लेकिन कंपटीशन बढ़ गया. पैराइटल लोब में विजन, ठीक है, विजन तुमको जो दिखेगा वो यहाँ पे, या फिर जैसे मैं जो बोल रही हूँ तुम उसको विजन ये कर रहे हो ना, जो भी मैं बोल रही हूँ तुम्हारा क्या बनते जा रहा है, कि इमेज बनते जा रहा है. वो कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि पैराइटल लोब तुम्हारा एक्टिवेट हो रहा है. फिर टेम्परेचर, प्रेशर, टच, पेन, मेमोरी, सेंसेशन, ये सब कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है. मेमोरी वगैरह सब कुछ कहाँ है? यहाँ. तो जब कुछ याद नहीं आया ना एग्जाम में, तो यहाँ यहाँ मत ऐसे ऐसे पेन से किया करो. कहाँ किया करो? यहाँ, है ना, यहाँ बीच में. फिर टेम्पोरल में हियरिंग, लैंग्वेज, लर्निंग, साउंड टू विजुअल, कॉन्वर्सेशन, ये सारी चीजें टेम्पोरल में है. और फिर लास्ट है ऑक्सीपिटल. ऑक्सीपिटल तो जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो देख के, उसका जो इमेज बन रहा है, कलर, इमेज, मोशन, तुम जो क्रिएटिविटी मन में सोच रहे हो, ठीक है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, जो किसी को देख करके याद रख रहे हो, वो सब ऑक्सीपिटल. ओके. तो जिसको ना किसी का चेहरा याद नहीं रहता, मतलब उसका ऑक्सीपिटल लोब थोड़ा डल है. जिसका विल पावर वीक है, जिसका विल पावर वीक है, या फिर जो सोचता है कि मैं ये करूंगा फिर नहीं कर पाता, तो उसका फ्रंटल लोब वीक है. जनरली लोगों का फ्रंटल लोब वीक होता है. अब मेरे को नाम स्पीच, नहीं याद रहते, चेहरे वेरे याद रहते हैं. ठीक है, ये बेटा आपका लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है. यहाँ पे आप देखो एपीथैलेमस, मतलब थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, ये हाइपोथैलेमिक पार्ट हो गया. ये वाला थैलेमस वाला पार्ट है. बस तुरंत आ रहा है. ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हो गया. फिर ये हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी पार्ट है. हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी पार्ट है, ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? पूरा लिम्बिक सिस्टम हो गया. ये चैप्टर खत्म ना. ठीक है, संडे को इसका टेस्ट, ठीक है, संडे को इसका टेस्ट ले लेते हैं. मेरे पास